नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ CUT UG 12th क्लास पोल साइंस के चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं हम। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं पोल साइंस के। और साथ ही इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जो पार्ट 1 है, उसमें भी आप शुरू के 4 चैप्टर 12th क्लास पोल साइंस के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर में बेसिकली देखिए क्या बताया गया कि किस तरीके से कांग्रेस एक समय में लगातार 3 चुनाव जीतती रही और उसके बाद नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका थी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन 1964 के मई में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक जो सबसे बड़ी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई वो ये थी कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए इसके बाद बताया जाता है कि 1960 के दशक को 1960 से लेकर 1970 का दशक जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक दशक रहा। तो ये एक MCQ है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ईयर या कौन सा दशक ऐसा था जो खतरनाक दशक रहा। देखिए अगले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू के बाद बने लाल बहादुर शास्त्री जी। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इसके लिए दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है साथ के साथ, देखिए 1951 से 1956 तक ये मंत्रिमंडल पद पर रहे और इस दौरान ये रेलवे मंत्री थे। हालांकि एक रेल दुर्घटना के दौरान इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि किस मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी 2 साल प्रधानमंत्री पद पर रहे 1964 से 1966 तक। और इस दौरान इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा एक तरफ युद्ध हुआ और दूसरी तरफ हमारी जो खेती है वो उतनी ज़्यादा बेहतर उत्पादन उसमें नहीं था। तो देखिए 10 जनवरी 1966 को एक पाकिस्तान से समझौते के बाद जो कि ताशकंद में हुआ, वहाँ से वापस आते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि शास्त्री के बाद कौन प्रधानमंत्री बना। तो इस दौरान 2 लोगों के बीच लड़ाई थी। मोरारजी देसाई जो कि उस समय बम्बई प्रांत यानी कि एक तरीके से मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के एक साथ मुख्यमंत्री पद पर थे। और साथ के साथ हमें ये भी याद रखना है कि कैसे इंदिरा गांधी भी शास्त्री जी के मंत्रिमंडल पद पर सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाल ली थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए MCQ हम वही डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज है। एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी से आपको सारा रिकॉल हो जाएगा जो भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है। साथ के साथ देखिए इंदिरा गांधी के बारे में और पढ़ें तो गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया 1966 से 77, लगभग 11 साल प्रधानमंत्री पद पर रही और उसके बाद 1980 से 1984। तो लगातार पहली बार एक तो जो महिला प्रधानमंत्री हमें मिली वो हैं इंदिरा गांधी। और साथ के साथ हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारा ऐसा कार्य किया। साथ के साथ आपातकाल जैसी घटना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे आता है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इनको प्रधानमंत्री बनाने में उस समय के बहुत बड़े योग्य नेताओं का हाथ था, जिनको हम सिंडिकेट भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें आई होप आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट MCQ आता है, इंदिरा गांधी के समय जो सबसे बड़ी चीज़ रही गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ये सारी चीज़ें थी। और अमेरिका के साथ हमें अपने संबंध जोड़ने पड़े। तो ये एक चीज़ आ सकती है कि 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये किस वर्ष हुई। तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जिस समय इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए अगला पॉइंट अपने लिए आता है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। तो एक समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। उनका ये मानना था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी को, क्योंकि अभी अनुभव नहीं है, तो उनको बड़ी आसानी से हराया जा सकता है अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है या एक तरीके से रणनीति है, स्ट्रैटेजी, ये किसने दी? ये दी राम मनोहर लोहिया ने। ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इसमें अगला पॉइंट है C नटराजन अन्नुदुराई। ये मद्रास और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर थे और हिंदी का बहुत विरोध करते थे। तो ये एक चीज़ याद होनी चाहिए कि हिंदी विरोधी नेता का नाम अगर ये आता है तो C नटराजन अन्नादुरई, इनका नाम आपको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया के बारे में बात करें तो समाजवादी नेता थे। मैनकाइंड और जन
नाम की दो अलग अलग इन्होंने एक तरीके से मैगजीन्स निकाली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका संपादक कौन था, मैनकाइंड और जन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो सिंडिकेट के कौन से बड़े नेता हैं ऐसे, जैसे तमिलनाडु के कामराज, एस.के. पाटिल, महाराष्ट्र से थे, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय। ये वो नेता भी थे जब 1967 के चुनाव में चौथा आम चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी इन चुनावों में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी कहें तो बड़ी सारी सीटें हारी थी और इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दी गई। किसको? चौथे आम चुनाव को। तो ये एक पॉइंट है, याद रखना है आपको। इसके साथ साथ ही देखिए एक चीज़ और बताई गई है कि किस तरीके से कौन से नेता कहाँ से थे, ये आपसे मैचिंग करने के लिए आ सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से नेता किस स्थान से संबंधित थे। इसके बाद इसी चैप्टर में आगे बताया गया कि कैसे 1967 के चुनाव में कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला और साथ के साथ जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के जो 2 राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर गठबंधन की वजह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। कुछ राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आपको याद रखने हैं। डीएमके पार्टी की फुल फॉर्म याद रखनी है, द्रविड़ मुनेत्र कशकम, और ये इसने हिंदी विरोध का आंदोलन करते हुए एक तरीके से सत्ता हासिल करी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। गठबंधन के बारे में बात करें तो देखिए 1967 के चुनाव के बाद गठबंधन बना। गठबंधन की सरकार को संयुक्त विधायक दल कहा जाता था और यही संयुक्त विधायक दल कहीं कहीं आपको, जैसे अगर हम बात करें तो पंजाब में इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से बुलाया गया। बिहार में जो संयुक्त विधायक दल की पार्टी बनी थी उसमें एसएसपी और पीएसपी थी। पंजाब में जो बनी थी उसमें अकाली दल और संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप थे। तो इस तरीके से पार्टियों के नाम भी हो सकता है कि पूछ ले, तो आपको पता होने चाहिए। दल बदल के बारे में बात करें तो देखिए दल बदल जो है, हरियाणा के एक विधायक थे 1967 में, एक गयालाल नाम से, इन्होंने कुछ ही घंटों में कई बार पार्टी को बदला। और राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के थे, तो इन्होंने कमेंट किया था प्रेस के सामने कि किस तरीके से गया राम था और अब आया राम है। तो इस नेता का नाम याद रखना, गयालाल, हरियाणा के रेवाड़ी से थे ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के रेवाड़ी से। देखिए अब आगे है कांग्रेस में विभाजन। सिंडिकेट के बारे में बता रहे हैं। के कामराज की फोटो आपको दिख रही होगी सामने। इन्होंने स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करी थी, उससे बड़े प्रसिद्ध हुए थे और एक समय पर तमिलनाडु के जब ये मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा सिंडिकेट के बारे में अभी हमने पीछे बात करी थी कि कैसे कुछ ताकतवर नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी इनसे एक तरीके से एक तरफा होने लग गई, क्योंकि उन्हें पता था कि चुनावों में अगर अपनी भूमिका बनानी है राजनीति में तो मुझे थोड़ा हटकर कार्य करना पड़ेगा। एस निजलिंगप्पा के बारे में बात करें, आधुनिक कर्नाटक के इनको निर्माता कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1968 से 71 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो 2 फैक्ट हैं, 2 स्टेटमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आधुनिक कर्नाटक के निर्माता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। देखिए अगला पॉइंट फैक्ट है कर्पूरी ठाकुर के बारे में। 1970 से जून 1971 और 1977 से 1979 के दौरान बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, स्वतंत्रता सेनानी थे और पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसके कार्यकाल में आया, तो कर्पूरी ठाकुर। अभी हाल में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और इसके अलावा वापस आए 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने देखिए 10 सूत्री कार्यक्रम लागू किए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको, और ये हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। वीवी गिरी के बारे में आता है तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे 1969 से 1974 तक। और इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश के नेता थे, इनका स्थान कई बार पूछ लिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और उसमें जीते भी। हालांकि इनके खिलाफ संजीव रेड्डी थे जो कि कांग्रेस के आधिकारिक व्यक्ति थे, उम्मीदवार थे, जो लेकिन इंदिरा गांधी का क्योंकि इनके साथ मनमुटाव था और इसी को लेकर इन्होंने किसको सपोर्ट दिया, वीवी गिरी को, और हालांकि वो वीवी गिरी जीते भी। देखिए इसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गई और ये 2 दल आपको याद रखने की किस तरीके से, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के नाम से, या कांग्रेस रिक्जिवनिस्ट और इसके अलावा कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट से जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट। और अगर हम कांग्रेस रिक्जिवनिस्ट की बात करें तो ये इंदिरा गांधी। सो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्रीवी पर्स के बारे में बात करें तो देखिए देसी रियासतों को मिलने वाला 565 रियासतें थी, उनको
कुछ ना कुछ निश्चित राशि दी जाती थी ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन इंदिरा गांधी का मानना था कि भारत के एक तरीके से वित्त पर ये एक भार है, और 1970 में संविधान में संशोधन करके इसको बदलने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय ये पूरा नहीं हो पाया। हालांकि 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में। 1971 के चुनाव के बाद 1971 में एक चुनाव हुआ, सिंडिकेट और कांग्रेस के अलग होने के बाद सिंडिकेट ने अपना एक ग्रैंड अलायंस बनाया कई पार्टियों के साथ मिलकर, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जबकि ग्रैंड अलायंस का नारा था इंदिरा हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा प्रचलित हुआ, इंदिरा गांधी जीती, और 1971 के चुनाव में बताते हैं कि इंदिरा गांधी की साथ जो, एक तो ये भी याद रखना है कि किस पार्टी का गठजोड़ था उस समय इंदिरा गांधी के साथ, तो ये पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। परिणाम के बारे में बात करें तो देखो, लोकसभा की 375 सीटें और 48.4% सीटें वोट इनको हासिल हुए, और इंदिरा गांधी की बात करें तो अकेले 352 इन्होंने सीट हासिल करी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। और ग्रैंड अलायंस की बात करें 40 सीटें, और उसी 40 सीटों में से अगर हम सीट निकाल दें सिंडिकेट की तो मात्र ये 16 सीटें रह जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखिए बेसिकली ये वो चैप्टर हैं जो आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं 6 चैप्टर में और देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमसे पूछा जा सकता है। देखिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और चैप्टर वाइज जब आप एमसीक्यू रिवाइज करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है एग्जाम पेपर में इस चीज़ को रिवाइज करना। देखिए 6 चैप्टर हमारे लिए कौन सा है, ये कांग्रेस के आपातकाल की स्थिति के बारे में बताता है, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से आपातकाल लगाया, आपातकाल क्यों लगा, गरीबी हटाओ का नारा जो था वो ज़्यादा खासा काम किया नहीं। साथ के साथ इसी में ये बता रहे हैं कि किस तरीके से देखिए, साथ के साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे गरीबी हटाओ का नारा अच्छा खासा काम नहीं किया। और दूसरा ये था कि 80 लाख लोग पाकिस्तान से भारत में आए, तो ये बहुत बड़ा असर भारतीय सरकार पर पड़ा। और 1973 में जो कीमतें इन्फ्लेशन है 23% से 30% तक इजाफा हुआ, ये भी फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। और ये खतरनाक दशक अभी भी चल रहा है। खाद्यान्न का उत्पादन जो है इस वर्ष वो 8% से भी कम हो गया, तो उन्हें मानसून जो था वो असफल था, अच्छी बारिश नहीं हुई इस वजह से। गुजरात बिहार आंदोलन में बता रहे हैं कि देखिए छात्रों ने भ्रष्टाचार महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। गुजरात में ये 1974 में शुरू हुआ, मोरारजी देसाई का नेतृत्व था इसमें। और साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि किस तरीके से मोरारजी देसाई भूख हड़ताल पर बैठे और चुनाव हुए, तो चुनाव में कांग्रेस हार गई। 1974 के मई में बिहार में आंदोलन हुए, बिहार के आंदोलन को जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व दिया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया कि ये आंदोलन बिहार तक सीमित ना रखकर हम पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी इनको कहा जाता है, गांधीवादी एक नेता थे और भूदान आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये पेपर में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन अब आ सकता है। देखिए इसके अलावा 1974 की रेल हड़ताल, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था CUT UG में कि जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने रेल हड़ताल का नेतृत्व किया था, 20 दिन ये हड़ताल चली थी। हालांकि 20 दिन हड़ताल के बाद ये वापस ले ली गई। उसके बाद आपातकाल में देखिए एक चीज़ और आती है कि 1971-73 के समय सरकार को देखिए 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और पूरे भारत में जितने भी कोर्ट हैं उनके मेन जो सबसे नेता होते हैं, उसमें ये होता है कि वरिष्ठ जो सबसे एज होता है, जिस एजिड होता है उसको चुना जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा ना करके AN दे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो ये एक चीज़ पूछी जा सकती है कि किसको मुख्य न्यायाधीश बनाया 1973 में, तो AN दे आपको याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। आगे है देखिए आपातकाल की घोषणा किस वजह से हुई, एक और इंसिडेंट याद रखना है। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, जगमोहन लाल सिन्हा यहाँ के लीडर थे, इन्होंने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव भ्रष्टाचार के जरिए जीती हैं। हालांकि ये राजनारायण द्वारा एक समाजवादी पार्टी के नेता थे राजनारायण, जिन्होंने ये बोला कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीकों का प्रयोग करके ये चुनाव जीता है। हालांकि इस पर कोर्ट ने ये अपना आदेश दिया कि अगले 6 महीने के अंदर इंदिरा गांधी को दोबारा चुनाव लड़कर जीतना पड़ेगा, तभी वो सांसद रह सकती हैं। इंदिरा गांधी सर्वोच्च न्यायालय गई, सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर इस चीज़ पर रोक लगाते हुए कहा गया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेंगी, लेकिन वो अब लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। तो ये स्टेटमेंट्स हैं।
तो देखिए ये फैक्ट और स्टेटमेंट सारे आपको याद रखने, क्योंकि वहाँ पर कौन सा सही फैक्ट है कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है, और वहाँ पर एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए इसी तरीके से 25 जून 1975 के दिन ही रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने लोगों से मांग करी कि सभी उनके साथ चलें और इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दें। 25 जून 1975 की रात में ही धारा 352 या अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल में लिखा हुआ था इस संदर्भ में कि अंदरूनी गड़बड़ी और बाहरी गड़बड़ी के आधार पे एक देश की सरकार आपातकाल लगाई जा सकती है। तो आपातकाल अगर 352 का अनुच्छेद पढ़ें तो इस आधार पे सही था। आगे देखिए फ़खरुद्दीन अली अहमद एक ये भी आता है कि 25 जून 1975 को आपातकाल जब लागू किया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला जो अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का वो कौन सा है? इसमें देखें तो परिणाम आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप लगाई गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ के साथ इसमें बताया गया कि नज़रबंदी का बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कई गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया। सरकार ने इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमेंट जैसे अखबारों की प्रेस पर लगी प्रतिबंध का इन्होंने विरोध किया, खाली जगह छोड़ दी, कुछ प्रिंट नहीं छापा, और सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी जो मैगजीन्स थी उन्होंने एक तरीके से अपने आप को बंद कर दिया। दो ऐसे लेखक थे जिनका फैक्ट आपको याद रखना, देखिए जिन्होंने आपातकाल के दौरान अपने पद वापस दे दिए। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये दो ऐसे लेखक थे जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। देखिए अगला आता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित हुआ? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, और इसमें बेसिकली ये बात की गई कि किस तरीके से सरकार का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। हमारे 10 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल कर दिए गए। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी, इसको कई बार छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा देखिए आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए और दोबारा से लोकतंत्र बचाओ हिंदरा हटाओ का नारा दिया सारे विपक्षी नेताओं ने, और विपक्षी नेताओं का जो इस बार नेतृत्व करा था वो जयप्रकाश नारायण थे सॉरी। और साथ के साथ हमें ये भी याद रखना है कि देखिए जगजीवन राम जी ने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो कि इसी आगे चलकर जनता पार्टी में जुड़ गई। जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? ये वो पार्टी जो जिसने 1977 का चुनाव लड़ा। 1977 के चुनाव में हमें साफ रूप से देखने को मिलता है कि जनता पार्टी ने अच्छी खासी सीटें हासिल करी, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर थोड़ी सी शंका थी। आगे चलकर चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई में से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद बताया जाता है कि मोरारजी देसाई की सरकार 18 महीने चली, और फिर इसी तरीके चौधरी चरण सिंह की सरकार 4 महीने चली। 1980 में दोबारा चुनाव करवाने पड़े और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी, सीख थी जनता पार्टी के लिए कि अगर आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे और आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सत्ता आपके हाथ से जा सकती है। लोकदल पार्टी के संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है लोकदल के संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह। देखिए इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको बताने जरूरी थे। चलते हैं अगले चैप्टर में और समझते हैं कि कौन कौन से फैक्ट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और देखिए आपातकाल के बाद जिस तरीके की राजनीति हुई उसके बारे में समझ लेते हैं, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे आंदोलन हुए या ऐसी घटनाएं हुई जिसने राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में इसमें हम जम्मू कश्मीर, पंजाब और दूसरे कई राज्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं में सबसे पहले अगर स्टेटमेंट आता है कि देखिए किसी भी क्षेत्र के लिए सरकार किसी भी प्रकार का विकास का नजरिया अपनाती है तो क्या, या कोई राज्य अपने लिए भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग करता है, साथ के साथ कोई अलग बजट की मांग करता है या अपने आप को एक विशेष सुविधाओं की मांग कर रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? बातचीत से फ़ायदा उठाना चाहिए। बातचीत करेंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी, यही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। तो ये सही गलत स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि बातचीत सबसे बड़ा तरीका है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है। जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 आप सभी को पता होगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के कुछ लोग पूछे जा सकते हैं कि जम्मू क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी है। कश्मीर में बात करें तो ज़्यादातर मुस्लिम है, कश्मीरी मुस्लिम, और लद्दाख की बात करें तो जनसंख्या मुसलमान और बौद्ध है। समस्या की जड़ें बता रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियाँ हैं।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ के महाराजा थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करने से मना कर दिया था, तो उनके बारे में याद रखना है आपको। थोड़ा सा द्रविड़ आंदोलन के बारे में समझ लें। तो देखिए ये द्रविड़ आंदोलन बेसिकली है क्या, ये ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता था, इन्होंने इसको शुरू किया था। और ये आंदोलन साफ रूप से इस बारे में था कि इनको छोटी जाति के जो लोग हैं एक तरीके से दक्षिण भारत में, और जो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, उनका ये मानना था कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। हालांकि ये कभी भी बहुत बड़े संघर्ष में नहीं बदला, ये ज़मीन पर ही आंदोलन रहा। और तमिल समाज में ईवी रामास्वामी को कई बार पेरियार भी कहा जाता है, तो ये एक फैक्ट है, याद रखना है। इसके अलावा डीएमके पार्टी का भी जो एक तरीके से इन्वेंशन है वो यहीं से हुआ है, तो ये भी एक फैक्ट याद रखना है इसी आंदोलन के दौरान। वापस आते हैं, देखिए अगर हम बात करें सबसे बड़े फैक्ट पे, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं कि किस तरीके से 1948 में 21 अप्रैल 1948 में एक प्रस्ताव पास हुआ। ये 3 प्रक्रिया वाला प्रस्ताव था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और इस फैक्ट में ये बताया गया कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वोट कराया जाएगा, कश्मीर में जितने भी पाकिस्तानी घुसे हैं उनको वापस भेजा जाएगा, और भारत के इस इलाके से फौज की संख्या को कम किया जाएगा। ये 21 अप्रैल 1948 को एक प्रस्ताव हुआ था राजा के समक्ष। हालांकि इनमें से कई चीज़ें लागू नहीं की गई, और जबकि 370 के जरिए एक विशेष जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया। देखिए इसके बाद बताते हैं, बहुत सारी समस्या आई। 1948 में शेख अब्दुल्ला यहाँ के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री को एक समय पर हम साफ रूप से कह सकते हैं कि ये किस रूप में जाना जाता है, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर एक जो झगड़ा हुआ, आज़ाद कश्मीर, अगर पाकिस्तान की बात करें, जो कश्मीर का भाग है वो अपने आप को आज़ाद कश्मीर बोलता है, पीओके भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए इसके अलावा देखिए 1953 में शेख अब्दुल्ला को सत्ता से हटाया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसके बाद और कई फैक्ट हैं। देखिए 1965 में जम्मू कश्मीर का संविधान बदला गया और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला के साथ दोबारा समझौता हुआ और फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद हुई, लेकिन उन 370 अनुच्छेद आपको याद रखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। आगे इसी में देखिए बताया गया है कि किस तरीके से 1989 में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, और उसके बाद 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा बहुमत नहीं मिला। पीडीपी पार्टी और कांग्रेस से मिलीजुली सरकार आई। 2014 में दोबारा से चुनाव हुए और 25 वर्षों का यहाँ पे मतदान का रिकॉर्ड टूटा। बड़ी संख्या में लोग बाहर आए और मतदान दिया सुरक्षा व्यवस्था में। और इसके बाद पीडीपी और बीजेपी की मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। हालांकि एक बार 2016 में महिला मुख्यमंत्री पहली मिली, महबूबा मुफ्ती। तो ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि महबूबा मुफ्ती पहली यहाँ की महिला मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। पंजाब के बारे में बात करें तो देखिए पंजाब में अकाली दल का गठन आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ, 1920। ये एक फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्होंने पंजाबी भाषा अलग राज्य की मांग करी और 1973 में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ। ये एक मीटिंग हुई सिख लोगों की और यहाँ पर बताया जाता है इस प्रस्ताव में ऐसी मंशा थी कि ये अलग एक नेशन या कौम की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आगे चलकर देखिए कुछ चरमपंथियों ने खालिस्तान बनाने की वकालत की और 1984 में इन्होंने बड़े स्तर पर स्वर्ण मंदिर पर कब्जा किया। 1984 में इन आतंकवादियों को हटाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार की सैन्य कार्यवाही कौन सी थी जो स्वर्ण मंदिर को बचाने के लिए की गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार से कई लोग परेशान, एक तरीके से उनकी भावनाएं आहत हुई कि कितना नुकसान स्वर्ण मंदिर को पहुंचाया गया और इसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार दी गई। ये भी पता होना चाहिए उनके खुद के अंगरक्षकों द्वारा। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, बोकारो, चास, ये ऐसे 4 इलाके थे जहां पर पंजाबी या सिखों को लेकर बहुत बड़े स्तर पर दंगे हुए और बहुत सारे लोग मारे भी गए। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में इसके लिए माफ़ी मांगी। तो ये एक बड़ा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से इलाके थे जहां पर सिखों के खिलाफ ये दंगे हुए। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है हरचंद सिंह लोंगोवाल और 1985 का एक समझौता है। इसको हम राजीव गांधी या लोंगोवाल समझौता कहते हैं। पंजाब समझौते के नाम से भी ये चीज़ जानी जाती है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
आगे चलकर देखिए पंजाब समझौते में बेसिकली ये था कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी ब्यास का जो पानी है वो सुलझा लिया जाएगा, और साथ के साथ जितने भी लोग अगर चरमपंथी का रास्ता छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से हम ये रास्ता अपनाने देंगे। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए, 24% यहाँ पर वोटिंग हुई। 1997 में अकाली दल और भाजपा की गठबंधन की सरकार यहाँ आई, साथ के साथ 4%। फिर बात करें देखिए पूर्वोत्तर राज्यों की, तो ये 7 राज्य हैं यहाँ पर, और इन 7 राज्यों में मणिपुर, असम, मेघालय ये सारे आते हैं, और ऐसे भी कुछ सीमाएं हैं जो इन राज्यों से लगती हैं, जैसे चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार इसी इलाके को हम दक्षिण पूर्व एशिया का दरवाज़ा भी कहते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों को, तो ये फैक्ट आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए किस तरीके से असम से ही हटकर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये जैसे राज्य बने हैं। और उसके बाद देखिए मिजो पर्वतीय मिजोरम की बात करें तो लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक, और साथ के साथ एक समय पर इन्होंने सरकार के साथ शस्त्र आंदोलन भी चलाया अपने लोगों के साथ। और फिर बाद में जब ये आए तो प्रधानमंत्री कहाँ से आए? पाकिस्तान से। तो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ इन्होंने समझौता किया और ये नवनिर्मित मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने, लाल डेंगा। आपको याद होना चाहिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। असम में देखिए भारी लोगों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला? तो बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चला है, जो बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसा माना जाता है कि असम में आकर बस गए हैं। तो 1979 से 1985, और आसू एक ऐसा संगठन था जिसने ये आंदोलन चलाया, और आसू की फुल फॉर्म ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगले फैक्ट में हमारे पास है आंसू को भी लेकर राजीव गांधी जी ने समझौता किया, और उन्होंने ये किया कि 1971 के बाद जो भी लोग असम में आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा। असम गण परिषद बता रहे हैं कि किस तरीके से आंसू आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया, और उसने अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो जितने भी विदेशी लोग हैं उस समस्या को सुलझाएंगे, ऐसा वादा करके ये चुनाव जीते। तो ये सारे फैक्ट थे जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। साथ के साथ देखिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे सिक्किम का विलय। सिक्किम में नेपाली मूल की जनता ज़्यादा थी, और चोग्याल यहाँ के सत्ता में रहने वाले लोग थे। हालांकि ये जो नेपाली लोग थे वो ऐसा मानते थे कि सिक्किम को भारत में विलय होना चाहिए, और एक समय पर 1975 में एक प्रस्ताव पास करके सिक्किम का विलय इसमें करवाया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम को मिलवाने में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का हाथ था। इनका नाम है काजी लेंदुप दोरानजी खांगसरपा। तो ये एक नेता का नाम आपको याद होना चाहिए। कहाँ के नेता थे? सिक्किम के विलय करवाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे अगर हम बात करें, देखिए राजीव गांधी की फ़ोटो आ रही है, और 1980 के बाद ये राजनीति में सक्रिय हुए दोबारा से, और कई समझौतों के जरिए इन्होंने आंदोलनों को ख़त्म कराया, और कंप्यूटर जैसी तकनीक को भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगली हम बात करें तो देखिए गोवा के बारे में बात हो रही है। गोवा में पुर्तगाल का शासन था लंबे समय तक। 1961 दिसंबर में हम आज़ाद हुए। एक तरीके से भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कराया, और गोवा, दमन और दीव नाम के 3 संघ शासित राज्य बने। इसके अलावा गोवा चूँकि एक समय पर महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता था, तो गोवा के लोग कोंकणी भाषा बोलते थे, और इन लोगों से मतदान कराने के बाद ये तय हुआ कि गोवा एक अलग राज्य की मांग करता है। हालांकि एक समय तक गोवा संघ शासित राज्य था। 1987 में गोवा को भारत संघ से एक अलग बनाकर एक छोटा राज्य बना दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। आई होप कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले चैप्टर और लास्ट चैप्टर में, और समझते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो देखिए बेसिकली इसमें आपको अब समझाया जा रहा है, ये चैप्टर आपको नए बदलावों की बात करेगा कि 1990 के बाद राजनीति में कौन कौन से नए बदलाव आए, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हो सकते हैं। चैप्टर वाइज MCQ हम सब कर रहे हैं, और इन MCQs को आप अगर डायरेक्टली चैप्टर से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ आपको याद रहेगी। देखिए भारतीय राजनीति में नए बदलाव कौन कौन से हैं। इसमें बेसिकली बताया गया है कि किस तरीके से, देखिए 1989 के बाद 4 चीज़ें ऐसी हुई। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, हमने नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। इसके अलावा कांग्रेस की हार 1989 के बाद हुई, 415 सीटें जिस पार्टी ने एक समय पर जीती थी वो महज 190 सीटों पर आ गई, 197 पर। और 1991 में दोबारा से हमें चुनाव करवाने पड़े, कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा गठबंधन की राजनीति के बारे में। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा नाम की एक सरकार आई, गठबंधन की ये राजनीति थी। इसने मंडल मुद्दा उठाया, इसके बारे में बात करेंगे, और किन पार्टियों ने इसको समर्थन दिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय मोर्चा में भाजपा और वाम मोर्चा,
ये दो पार्टियों का समर्थन था, ये आपको पता होना चाहिए। और 1989 में या 1990 में ये गठबंधन की पहली सरकार थी। इसके बाद दूसरी हम बात करें 1989 के बाद बताया जाता है कि देखिए 1996 में संयुक्त विधायक दल या संयुक्त मोर्चा नाम की एक दूसरी पार्टी आई और संयुक्त मोर्चा को भाजपा से समर्थन ना मिलकर कांग्रेस से समर्थन हासिल हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक गठबंधन की पार्टी थी। आगे चलकर बीजेपी का अपना एक गठबंधन है जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। आजकल आप इलेक्शन के टाइम पे सुन रहे होंगे कि एनडीए क्या है। तो देखिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से एक यूपीए भी है, हालांकि आगे ही आएगा, लेकिन अभी से आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गठबंधन है। देखिए आगे बात करें तो इस तरीके से कई बार सत्ता में बहुत सारी गठबंधन की पार्टी आई। 1998 से 1999 जून तक बीजेपी पार्टी में रही और सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि 1999 की जो सरकार आई उसके बाद बताया जाता है कि 5 साल तक ये सरकार चली एनडीए की। और इसके बाद अब तक कितनी बार सरकार आ चुकी है वही ऐसी, तो देखिए बताया जा रहा है कि 11 सरकारें ऐसी बन चुकी हैं। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से अलग अलग प्रधानमंत्रियों की तस्वीर दिखाई जा रही है कि कौन कौन कब कब सत्ता में आया। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, देखिए जनता पार्टी की सरकार थी 1970 में। यही पार्टी जब राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से आई तो इन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग के मांगों को उठाया और इनका मानना था कि मंडल आयोग एक समय पर जो बना था उनकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। मंडल आयोग कब बना, तो देखिए मंडल आयोग के बेसिकली 1978 में केंद्र सरकार ने ये आयोग बनाया था। इसको कई बार हम दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं, क्योंकि पहला मैंने आपको बताया था कि वो कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में बना था। तो ये एक चीज़ है, आपको पॉइंट याद रखने। मंडल आयोग के जो मेन अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये थे, और इनके बारे में बता रखा है कि किस तरीके से बिहार से ये सांसद थे और दूसरे आयोग की इन्होंने अध्यक्षता करी। इसका सीधा मत ये था कि 27% तक का आरक्षण ओबीसी क्लास को दिया जाना चाहिए, अदर बैकवर्ड क्लास। और ओबीसी वो है जो जाति में तो पिछड़ा हुआ ही है, जाति में तो वो पिछड़े हुए हैं, साथ के साथ एक तरीके से उनके पास बहुत सारी नौकरी और शिक्षा संस्थाओं में उनका जो मौजूदगी है प्रतिशत है वो बहुत कम है। इसके खिलाफ हिंसक विद्रोह भी हुआ। इंदिरा साहनी केस आपसे पूछा जा सकता है किससे जुड़ा हुआ है, तो इंदिरा साहनी केस आपको पता होना चाहिए कि ये मंडल आयोग से जुड़ा हुआ है, या एक तरीके से कहें दूसरे पिछड़े वर्ग से। बात कर लेते हैं देखिए बाम सेव की, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ये एक तरीके से ऐसा संगठन था जो दलित और छोटी जातियों का एक तरीके से नेतृत्व करता था। आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी बनी, बीएसपी को बनाने वाले जो सबसे बड़े नेता थे इनका नाम था काशीराम, और काशीराम बहुजन समाज को एक तरीके से बसपा के संस्थापक हैं। और साथ के साथ इन्होंने एक समय पर अपनी सत्ता भी चलाई कि किस तरीके से बीएसपी सत्ता में रही, कहाँ कहाँ इसका दबदबा है। पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए पार्टी लंबे समय तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में रही और 1989 से 1991 के चुनावों में इस पार्टी को सफलता भी मिली। बात कर लेते हैं देखिए आगे 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी एक समय पर गांधीवादी समाजवाद को पसंद करती थी, लेकिन आगे चलकर हिंदुत्व को इन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसके जरिए ये धीरे धीरे एक तरीके से आगे बढ़े। बताया जाता है हिंदुत्व जैसे शब्द को वीडी सावरकर जी ने दिया, और इसके बाद पितृभूमि और भारत भूमि को ये ऐसा मानते थे कि एक संस्कृति के लोग ही बेहतर बना सकते हैं। 1985 का साहबानो मामला आपको याद रखना है। ये 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला साहबानो का केस था, जिसमें एक भूतपूर्व पति से गुजारा पाने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि इनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हालांकि मुस्लिम लॉ ने इसको माना कि ये हमारे पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी है, और सरकार के पास गए, सरकार एक कानून लेकर आई जिसने इस फैसले को निरस्त कर दिया। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अयोध्या विवाद से जुड़ा हुआ फैक्ट है, बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने इसको बनवाया था, ऐसा मुस्लिम वर्ग का मानना था, लेकिन हिंदू वर्ग क्या मानता था कि भगवान राम की जन्मभूमि पर और आगे चलकर राम मंदिर भी इसी भूमि पर बनवाया गया। ये एक लंबा विवाद था। हालांकि इस विवाद में जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि कैसे कार सेवा गुजरात से निकाली गई और इसको लाल कृष्ण आडवाणी ने समर्थन दिया, और बड़े स्तर पर एक कार सेवा या एक तरीके से रथ यात्रा हम बात करें तो आडवाणी जी ने निकाली, और 6 दिसंबर 1992 को बहुत बड़ी संख्या में लोग बाबरी मस्जिद के पास खड़े हो गए और वहाँ हिंसा भड़क उठी और मस्जिद का एक जो हिस्सा है वो भी गिरा दिया गया।
इसके बाद वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। राज्य में बताया जाता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये बहुत सारी अयोध्या में घटनाएं घटी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। कुछ जाते जाते आपको देखिए बताया जा रहा है कि 2004 में यूपीए की सरकार आई, जो कि कांग्रेस का एक गठबंधन था। इसका फुल फॉर्म आपको बताया गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग, या यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया, तो 1991, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बेसिकली आपको बड़े अच्छे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराने की कोशिश की गई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो उबाऊ हो सकती है। और आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल प्लीज़, और थैंक यू सो मच।